नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले खबर, अमेरिका और ईरान के बीच मामला खटाई पे चला गया। बातचीत रुक गई, पूरी तरीके से रुक गई। ईरान की तरफ से कहा गया कि वो बातचीत नहीं करेगा, चूँकि लेबनान पे जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया, और इजराइल चाहता था कि बातचीत हो नहीं, क्योंकि वो उसके अपने बेनिफिट पे है जो है। तो उसके बाद से ईरान ने कहा कि आपने सीज फायर का वायलेशन किया है, तो कोई बातचीत नहीं होगी, और बातचीत रुक गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया। उनके जो कुछ साथी कंट्री हैं उनके लिए वो खोलेंगे, अदरवाइज पूरी तरीके से बंद। ट्रंप ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बातचीत हो चाहे ना हो, और वैसे भी बातचीत काफ़ी बोरिंग हो गया था, काफ़ी स्लो हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया में इस चीज़ का फर्क पड़ेगा, बहुत तेज फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमत में कल 7% का उछाल आ गया। और जिस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं कि यूरोप की कंट्री में जो है एक देखा जा रहा है, 3 कंट्री में रिसेशन आ चुका है, 3 दहलीज पे खड़ा है, जापान की हालत ख़राब है, टर्की का हालत ख़राब है। एशियन कंट्री को देखें तो भारी तरीके से दबाव में है, पूरी तरीके से दबाव में है। और ऐसे कंडीशंस में तेल का कीमत भाग जाना, वो एक बिल्कुल मतलब जो एक राहत लग रहा था। अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता और फिर तेल जिस तरीके से पास हो रहा था, जो है अभी 30 सिप के आसपास पास हो रहा था, अगर वो बढ़कर 100 के आसपास आ जाता, थोड़ा सा रिलीफ मिलता। देखिए, तेल की कीमत अगर $90 से कम रहे तो राहत मिलेगा, और अगर 105 107 के ऊपर रहे तो काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इस समय तेल की कीमत गिर जाने के बावजूद भी जो सप्लाई संकट और तमाम चीज़ था, वो चीज़ आने वाले 3 4 5 6 महीने तक प्रेशर रखता, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि कहीं तो खत्म होता और वहाँ से रिलीज होना शुरू होता। लेकिन अब ये डेडलाइन आगे बढ़ गया, तो ये जो है मुश्किल कर देगा। साथ में कई सारे ऑयल एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि तेल की कीमत जो है 180 तक जा सकता है। बहुत सारे जो तेल कंपनियां हैं जैसे मोबिल है और ये तमाम है, इनका कहना है कि 150 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो तेल रिज़र्व है पूरे कंट्री के पास जो है, जापान के पास कम होता हुआ है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि अगस्त तक जो है बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगा। अमेरिका के पास जो तेल है वो भी घटता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसके पास पहले 725 मिलियन बैरल तेल था, जो घटकर 365 मिलियन बैरल तेल रह गया है। जो उसकी एजेंसी है IEA, उसके हिसाब से जो है तेल संकट गहराता हुआ जा रहा है। JP मॉर्गन का कहना है कि तेल जो है काफ़ी ऊंचा चला जाएगा। गोल्डमैन सैक का कहना है कि 8 साल के न्यूनतम स्तर पे चला गया है इस समय तेल रिजर्व, और जो भी इस समय जो भी संकट था उसमें जो तेल रिजर्व था वो एक राहत दे रहा था, लेकिन अब वो घटता हुआ है। तो यहाँ से रेट काफ़ी ज़बरदस्त बूम हो सकता है। हालांकि 150 या 180 की जो बात है वो वहाँ तो टिकता नहीं है, वहाँ से फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर 110 के ऊपर रहे तो फिर मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि तेल संकट हुआ तो आपका एनर्जी महंगा हो गया, गाड़ी चलाना महंगा हो गया, जो है आपका जो सामान लाया जा रहा है वो सब महंगा हो गया, तो सामान महंगा हो जाएगा, फर्टिलाइज़र महंगा हो जाएगा, तमाम चीज़ महंगा हो जाएगा। तो ऊर्जा मतलब महंगा हुआ तो आपकी बचत कम होगी, क्योंकि आपको चीज़ें महंगी मिलने लगेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका बचत कम होने लगेगा। उसके बाद से आप खर्च कम करने लगेंगे, ठीक। तो कंपनियों को जो है वो नुकसान होगा। आप खर्च कम करेंगे यानी कंपनी से सामान कम खरीदेंगे तो कंपनी को नुकसान होगा और उसका मुनाफा घट जाएगा। अब उसका मुनाफा घट जाएगा तो नौकरी से निकाला जाएगा, तो नौकरी से जब लोगों को निकाला जाएगा तो आय और कम हो जाएगा, और इस तरीके से मंदी हो जाता है। अब इस समय देखा जाता है जब ये सिचुएशन हो जाता है और तेल को लेकर संकट जो बना हुआ है उसके बावजूद भी तेल की कीमत में गिरावट अगर होती है तो ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है। यानी लोगों ने तेल का कंजम्पशन कम कर दिया, लोगों ने एनर्जी का कंजम्पशन कम कर दिया, जिसके कारण उसमें वो घट रहा है। तो वो इकॉनमी के दबाव को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता हुआ जा रहा है, और इस समय पूरी दुनिया जो है इसमें अगर आप देखें तो प्रेशर जोन से गुजर रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है ये बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रेशर ला देगा। देखिए, बेसिकली वर्ल्ड को 3 करेंसी चलाता है। एक तो डॉलर जो कि वित्तीय सिस्टम को रखता है, दूसरा तेल जो अर्थव्यवस्था को रखता है, और तेल संकट हिलता है तो करेंसी का बाजार भी हिलता है। अब कुछ मजबूत होता है, जैसे डॉलर मजबूत हो जाएगा क्योंकि उसका मांग बढ़ेगा, और तीसरा हो जाता है गोल्ड जो भरोसा रहता है। तो गोल्ड
में ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये गोल्ड को फेवर में डालता है, लेकिन जब अभी तेल संकट बढ़ेगा जिस तरीके से, तो फिर डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और उसके कारण एक प्रेशर देखा जा सकता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है उस समय चला गया है 99.18 पे चला गया। वो अमेरिका के पास जो 39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो कर्ज है उसको वो रीसेट करने की बात है। अब उसको रीसेट करने का क्या तरीका है? 3 तरीका है जो फेड के दिमाग में जो चल रहा है बातें उसके आधार से। एक तो खर्च को घटा देना और टैक्स को बढ़ा देना, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो जनता ऐसे ही त्राही त्राही कर रही है वो हो जाएगा, और खर्च घटाएगा तो जनता परेशान हो जाएगी। दूसरा ये स्टेज है कि अमेरिका बोले कि भाई हम कर्ज चुकाएंगे ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का डॉलर सिस्टम है, अमेरिका का जो बॉन्ड का पूरा बाजार है वो पूरी तरीके से हिल जाएगा। लोग उसके विश्वास पे उस पर पैसा लगाते हैं तो वो विश्वास डगमगा जाएगा, तो वो भी रूल आउट है। अब तीसरा है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, काफ़ी कम कर दे और इन्फ्लेशन को बढ़ने दे, जैसा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद किया था। उस समय कर्ज और जीडीपी का रेशियो 100 के ऊपर चला गया था, अभी 124% के ऊपर है। तो उस समय उसने क्या किया था कि इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम कर दिया था और इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया गया था। जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो क्या हुआ कि आपका कम वैल्यू से आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो जा रहा है वो नीचे आ जाएगा। चूँकि आप, और साथ में मनी प्रिंट, तो मनी प्रिंट करेंगे तो करेंसी का वैल्यू आपका नीचे गिरेगा। जब करेंसी का वैल्यू नीचे गिरेगा तो जो कर्ज जो आपको चुकाना था, जो इस वाले पैसे पे चुकाना है, और वहाँ से अगर नीचे गिर जाता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आप मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अभी 3.5 पे दे रहे हैं, तो वो उससे आपने कम किया तो कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपका जो वैल्यू गिरा करेंसी का, तो उसके कारण जो रकम आज आप दे रहे थे उससे आप कम रकम में देंगे। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है, क्योंकि जो बैलेंस रीसेट की जो बात है इनके तरफ से, फेड के तरफ से, वो इसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ जो है गोल्ड के लिए काफ़ी मजबूती दे देगा। तो जो फेड का जो बैलेंस रीसेट करने की बात है वो इस तरीके से करके कर्ज को का जो बोझ है उसको वो कम कर सकते हैं। साथ में उनके पास एक तुरुप का पत्ता है एआई, और एआई का प्रोडक्शन बढ़ाकर वो जो जीडीपी जो है उनका जो नीचे जाने के कगार पे जा सकता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो बाज़ार होगा ये फिर गोल्ड के लिए काफ़ी मजबूती देगा। अभी भरे तेल के कारण थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, लेकिन ये आने वाले समय में इस फॉर्मूले के हिसाब से गोल्ड में मजबूती लौटेगी। देखिए सिल्वर जो बंद हुआ था वो 74.85 पे बंद हुआ था, 0.04% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,64,435 पे बंद हुआ, और इसका जो रेंज रहा था वो 76 से 74 रहा था। 76 को तोड़ने की कोशिश किया था और 74 ने इसको सपोर्ट दिया था। 73 जो है उसका एक बड़ा सपोर्ट लाइन है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर 70.90 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। और जो अगर देखें डिलीवरी जो है 29.6 मैट्रिक टन की डिलीवरी है, ठीक ठाक डिलीवरी है, और इस मंथ में जून में 286 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। तो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक लिया गया है। कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है वो 2643 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7723, जो है टोटल है 9866 मैट्रिक टन। और चाइना में जो बंद हुआ था वो 83.48 पे बंद हुआ था, हल्की सी 0.27% की नरमी के साथ, और उनके एक्सचेंज में पड़ा हुआ है सिल्वर 1863, तो उसी के आसपास जो ये कई दिनों से उसी के आसपास रुका हुआ है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 1:60 पे है, जो कि यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो फिर सिल्वर मजबूत होगा, अगर ऊपर जाता है तो सिल्वर कमज़ोर होगा। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है, क्योंकि गोल्ड में एक हल्का सा दबाव इस समय दिख रहा है, सिल्वर की तुलना में ज़्यादा बड़ा दबाव दिख रहा है। गोल्ड को अगर हम देखें तो डिलीवरी लिया गया है 2.72 मैट्रिक टन का, अच्छा खासा डिलीवरी है, और इस मंथ में 76.2 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो चुकी है। कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है 482 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 398, तो टोटल जो है ये 880 जो है टोटल पड़े हुए हैं कॉमेक्स के पास गोल्ड। अब गोल्ड जो बंद हुआ वो 4485 पे बंद हुआ, 0.84% की नरमी के साथ। 200 डे मूविंग एवरेज उसको बचा पाता है या नहीं, अगर उसको उसके नीचे चला जाता है गोल्ड तो फिर गोल्ड में एक जो है नीचे धकेल के उसको 4300 से नीचे लेकर जा सकता है। 4150 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। बाकी
ऊपर जाए तो 4630 जो है वो एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है गोल्ड के बाज़ार में। गोल्ड को अगर हम कल देखें तो 4520 से लेकर 4450 के बीच घूमता रहा, यानी $70 के बीच में कल इसका मूवमेंट रहा था। बाकी इंडियन करेंसी में उसको देखें तो 1,58,449 पे बंद हुआ था। मतलब सिल्वर और तेल का बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है। अगर तेल ऊपर भागता है तो सिल्वर नीचे जाता है, सिल्वर ऊपर भागता है तो तेल नीचे जाता है। तो इस समय तेल में जो तेजी आई है वो सिल्वर पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है ये देखना है। और एक समय दोनों मिलते हैं और वहाँ से फिर रिवर्स होता है। तो इस समय जो कहानी होने लगी थी तो ऐसा लगने लगा था कि सिल्वर और जो है तेल वो हो सकता है कि 85-86 के आसपास मिलकर फिर वहाँ से मूव करे सिल्वर ऊपर की तरफ, लेकिन कहानी पूरी तरीके से अब पलट चुका है क्योंकि ईरान पीछे हट चुका है। तो अब देखना है कि तेल के हिसाब से सिल्वर का किस तरीके से बिहेवियर रहता है। कल हमारे शेयर बाज़ार में जो है लगातार चौथे दिन जो है वो गिरावट रहा, काफ़ी प्रेशर पे है इस समय हमारा बाज़ार। एफआईज लगातार बेच रहा है, रुक नहीं रहा है। कल 3911 जो है करोड़ का शेयर बेचा है और डीआई जो है 5109 करोड़ का शेयर खरीदा है। डीआईज बंधु पे म्यूचुअल फंड में जो सिप डाल रहे हैं उसके भरोसे है पूरा मार्केट। जिस दिन वो हाथ बंद कर देगा उस दिन मार्केट धड़ाम से गिर सकता है। 22,700 जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त लाइन है। अगर 22,700 के नीचे मार्केट चला जाता है तो फिर मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा सकता है। फिर वो 22,000 वाले रेंज को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा वो देखना होगा। इस समय जो है मार्केट जो है 23,250 पे है। अगर उसको हम सपोर्ट कहें तो 23,635 जो है वो पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 23,724, तीसरा है 23,867। सपोर्ट जो है वो 23,348 पे है, दूसरा 23,259 पे है और तीसरा 23,116 पे है। निफ्टी जो बंद हुआ था वो जो है 165 पॉइंट की नरमी के साथ 0.70% की कमी रही, 23,382 पे बंद हुआ। सेंसेक्स जो हो 74,267 पे बंद हुआ 508 पॉइंट की नरमी के साथ। मिड कैप में 1.36% की कमी देखी गई है, स्मॉल कैप में 0.79% का और पीएसयू में 0.88% का नरमी देखा गया है। मॉर्गन का कहना है कि जून 2027 तक जो है सेंसेक्स जो है वो 89,000 तक चला जाएगा, अभी 74,000 है, यानी यहाँ से 15,000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी यानी 20%। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। अभी तेल संकट और तमाम चीज़ जो है ये कब तक शांत होता है और इसका असर कम से कम 5 से 6 महीने रहता है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये आंकड़ा जो मॉर्गन वाले जो दे रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा। और ये सब देते भी हैं कि लोग आम लोग खरीदे और ये एफआईज बेच कर निकल जाए। ये एफआईज के लिए काम करते हैं ये लोग, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी अप्रैल का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक रहा है, 4.9% की वृद्धि रही है और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी शानदार रहा है, 6.2% का रहा है। देखिए अपना देश जो रिसेशन जो है वो रिसेशन से बच जाएगा, क्योंकि पेट है जो अपने यहाँ वो बचा लेगा, लेकिन स्लो डाउन रहेगा तो उसका प्रेशर देखा जाएगा और तमाम चीज़ होगा। तो वो चीज़ इसमें देखा जा रहा है। बाकी जो 5 फैक्टर रहे थे कल गिरने का, एक तो अमेरिका और ईरान वाला मसला था, क्रूड ऑयल का बढ़ जाना, एफआईज की बिकवाली, बॉन्ड यील्ड का बाज़ार पूरी तरीके से हिलना, तो ये सब कई, और मानसून, खराब मानसून जो है वो भी एक जो है आग में घी का काम कर रहा है। तो अब देखते हैं मानसून में, बारिश तो अभी तक आई नहीं है, गोवा भी शांत पड़ा हुआ है, गर्मी है इस समय तक, बारिश यहाँ बहुत तेज़ शुरू हो जाती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। बाकी जो सेक्टर अच्छा करेगा आने वाले समय में वो पावर का सेक्टर अच्छा करेगा, इंफ्रा का सेक्टर अच्छा करेगा, डिफेंस का करेगा, एआई से रिलेटेड अगर कोई है तो वो करेगा, लेकिन एआई अपने यहाँ जीरो है। जो ये जितने सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है वो लंबा चौड़ा ज्ञान तो दिए हैं कि एआई पे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर वो रहे नहीं हैं। तो उनका जो ओवरऑल एक्सपोजर जो है सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर वाली कंपनी इसमें बड़ी ज़बरदस्त दबाव पे चल रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी एक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर मैंने कल भी कहा था, उस पर अगर आप इंटरनेशनल इसमें करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि वो जो है वहाँ पे बढ़ता हुआ चीज़ दिखा जा रहा है। जैसा कि एनवीडिया वगैरह की कहानी थी, ऐसी ही कहानी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में देखने को मिल सकता है आने वाले अगले 5 साल के अंदर में। 2030 तक में वहाँ कहानी बहुत जो है अच्छे ढंग से पलटेगी, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इतनी ही बात है, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।